हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पछुआ पवनों के बारे में पढ़ेंगे। पछुआ पौने का प्रवाह साल भर होता है और एक निश्चित दिशा में होता है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पछुआ पौने क्या है। पछुआ पवनों का प्रवाह, जब हम लोग वायु दाब की पेटियों का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय उसकी विभिन्न पेटियों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। उस पेटियों में जो है पछुआ पवनों का प्रवाह होता है। तो यह जो है किन पेटियों में इनका प्रवाह होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसका आपका दोनों फायदे होंगे। एक तो वायुदाब पेटियों का भी अध्ययन साथ में हो जाएगा और एक पवनों के प्रवाह के बारे में भी हो जाएगा। आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं कि पछुआ पवने क्या है। तो पछुआ पवनों का प्रवाह जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर होती है। ठीक है, इसे हम अक्षांशीय रूप में देखें तो पृथ्वी पर हम देखते हैं तो इसको दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर इनका प्रवाह होता है। आप इसे एक बार बोर्ड पर देखें। ये हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर हम ये देखिए विषुवत रेखा हो गई और ये हमारा जो है 30 से 35 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध में जो है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी हो गई। 60 से 65 डिग्री में उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी हो गई। सेम जो है दक्षिणी गोलार्ध में देखिए उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी हो गई और 60 से 65 डिग्री के बीच उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी हो गई। इन पेटियों में जो पवने प्रवाहित होती है उसे हम लोग पछुआ पवने के नाम से जानते हैं। अर्थात पछुआ पवनों का प्रवाह उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी में होती है और यह दोनों गोलार्धों में होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण इनके दिशा में बदलाव आता है और एग्जाम में खासकर इनके दिशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका प्रवाह जो है उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे है। तो इसको हम लोग यहाँ विशेष रूप से देखें। हम पहले देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में यह पवन प्रवाह की पछुआ पवने प्रवाह की पेटी है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का प्रवाह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होता है। किस में होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब देखिए यह उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी है। आप ये देखिए, अगर इस पेटी को देखें तो ये दक्षिण भाग हो गए हैं इसका, और ये जो पवनों का प्रवाह हो रहा है किस दिशा में, देखिए एक तो दक्षिण और ये हिस्सा पश्चिम भाग हो गए। और लेकिन ये प्रवाह किस दिशा में हो रहा है? ये देखिए एक उत्तर दिशा में हो रहा है और ये, लेकिन ये पूर्णतः उत्तर तो है नहीं क्योंकि इस गति के कारण इसके दिशा में बदलाव हो रहा है। तो ये इसकी दिशा हो गई क्या? उत्तर न होकर उत्तर पूर्व हो गई दिशा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो गई। इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें। दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे इसकी पेटी को देखें आप, उपोष्ण उच्च वायु दाब और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसमें आप देखें तो इसमें इसकी दिशा जो है, इस पेटी को आप ध्यान में रखें। और इसमें देखिए इसके उत्तर वाले ऊपर वाले भाग जो है कि उत्तर हो गए, लेकिन जो पवनों का प्रवाह ऐसे हो रहा है तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम भाग हो गया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये जा रही है दक्षिण की ओर, लेकिन पूर्णतः दक्षिण की ओर नहीं जा रही है। यह क्या हो रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्या हो गई दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आप इसे इस तरह भी दिशा के तहत आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसा हम लोगों ने पिछली व्यापारिक पवनों का देखा था उस तरह भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको यहाँ ध्यान रखना है, दिशा के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी है और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी है। पछुआ पवने का जब प्रवाह होता है तो, और इनकी प्रचंडता के कारण जो है, इनकी प्रचंडता जो है दिखी जाती है इन पवनों में। आप ये भी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कि जलीय भाग है
और स्थलीय भाग भी है, लेकिन ज़्यादा उसमें स्थलीय भाग की अधिकता है, जिसके कारण वहाँ उसकी स्पष्टता, उसकी प्रचंडता का थोड़ा सा अभाव होता है। लेकिन जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो यहाँ पर जलीय भाग की अधिकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिणी भाग। इसमें सागरीय क्षेत्र अधिक है, अर्थात जलीय भाग अधिक है, तो यहाँ जो है इसकी प्रचंडता अधिक प्रखर नजर आती है, अर्थात यहाँ अधिक प्रचंड पाई जाती है पछुआ पवनों का प्रवाह। तो इससे क्या होता है कि यहाँ हम 40 से 60 डिग्री के बीच, आप जानते हैं कि 30 में 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब से 60 से 65 डिग्री तक प्रभावित होती है। तो इसकी प्रचंडता देखी गई है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री के बीच इसकी प्रचंडता के कारण इसके विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। अर्थात इसको 40 डिग्री के पास या आपको मिलेगा 40 डिग्री के पास या 40 से 50 के बीच में, इसको जो है हम गरजती चालीसा के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में रोअरिंग फोर्टिज कहते हैं। ठीक है, 40 डिग्री के पास क्या कहते हैं? गरजती चालीसा। फिर इसे हम 50 डिग्री के पास, 50 डिग्री के पास जो इसे हम भयंकर पचासा कहते हैं, या इसका जो है नाम है इसको फ्यूरियस 50 कहते हैं। ठीक है, फिर 60 डिग्री के बाद इसको हम 60 डिग्री के पास चिकती साठा कहते हैं। इसको कहते हैं श्रीकिंग 60। दक्षिणी गोलार्ध में इसे हम 40 और 60 डिग्री के बीच इसकी प्रचंडता के कारण इसके 3 मुख्य नामों से जानते हैं। 40 डिग्री के पास इसे गरजती चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री के पास इसे भयंकर पचासा कहते हैं या प्रचंड पचासा कहते हैं, 60 डिग्री के पास इसे हम चिकती साठा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। सबसे पहला कि पछुआ पवनों को 40 डिग्री या 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच किस नाम से जानते हैं? तो आपने देखा कि चिकती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री के पास इसका नाम भयंकर पचासा होता है या प्रचंड पचासा कहते हैं, ये आपने देखा। 60 डिग्री के पास इसे चिकती साठा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे कि पछुआ पवनों का अधिक प्रचंड या अधिक प्रचंडता की जो प्रभाव वो कहाँ देखी जाती है स्पष्ट रूप से, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में? तो आपका उत्तर हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकती साठा, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, ये किस पवनों के नाम है? ये भी आपने अभी जाना कि यह किसका नाम है? पछुआ पवनों के नाम है। ठीक है, तो फिर हमने पिछले अभी कुछ देर पहले हमने दिशा के बारे में देखा कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी कैसी दिशा है। तो 3-4 इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मेनली इसी आधार पर पूछे जाते हैं, या तो दिशा से पूछे जाएंगे या उसके विभिन्न नाम से पूछे जाएंगे या किस गोलार्ध में जो है कि इनकी प्रचंडता अधिक देखी जाती है, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पछुआ पवन से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सामने मैंने रखा। अब इसकी कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं कि इसकी कुछ और विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है और यहाँ जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है। तो ये क्या होता है कि ये एक थोड़ा सा गर्म क्षेत्र है। एक तो गर्म क्षेत्र से कहाँ जा रही है? एक ठंडे क्षेत्र की ओर जा रही है। इसकी विशेषता हो गई, एक तो गर्म क्षेत्र की ओर जा रही है, तो एक में एक मौसम की परिवर्तनशीलता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। ये पवनें जब प्रवाह होती है तो उस क्षेत्र में जो है मौसम में परिवर्तन कर देती है। फिर जो है आप इसे देखेंगे कि इसमें शीतोष्ण आप देख रहे हैं कि एक ध्रुवीय क्षेत्र में भी जा रही है और यह उपोष्ण क्षेत्र में भी, क्योंकि ये जो है उपध्रुवीय क्षेत्र है, अर्थात यहाँ ध्रुव का ही कुछ हिस्सा है और यह जो है आपको उपोष्ण है, अर्थात यहाँ न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्म, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें गर्म की क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक जो है आपको शीतोष्ण चक्रवातीय कहें प्रतिचक्रवातीय स्थिति भी इनके कारण जो है उत्पन्न होती है या उसमें यह योगदान देते हैं अपना जो है। ठीक है, ये हो गया। इनके कारण जो है पछुआ पवनों के कारण जो है आप अगर मैप में देखेंगे और महाद्वीपों की स्थिति देखेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा और स्पष्टता होगी। तो इसलिए आप इसके लिए जो है एटलस का अध्ययन जरूर करेंगे, एक बार मानचित्र का देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण जो है कि इनके जो है
महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी भागों में वर्षा नहीं कर पाते। ठीक है। फिर आप एक चीज़ और देखें कि वायुदाब की पेटियों का जो है मौसम के अनुसार जो इसमें परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें कुछ बदलाव आता है। जैसे शीतकाल, ग्रीष्म ऋतु में, तो उसके कारण जो है इनके प्रभाव में कुछ अंतर आता है। जैसे मान लीजिए कि शीतकाल में ऐसा पाया गया है कि शीतकाल में कि इनकी पछुआ पवनों का प्रभाव 30 डिग्री पर जो है प्रभावी हो जाती है, और इसके कारण जो है 30 डिग्री पर इनका जो है खिसकाव हो जाता है, जिसके कारण जो है कि उन क्षेत्रों में जो है कि सर्दियों में वर्षा होती है, जिसके कारण जो है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है कि वहाँ पर जो है देखी जाती है या पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पछुआ पवनों से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया। मेनली एग्जाम के दृष्टि से जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया कि इससे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आप एक बार और रिवीजन कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, पछुआ पवनों की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और मेनली जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है 40 से 60 डिग्री के बीच इसकी प्रचंडता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो है इनको विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे 40 डिग्री के पास इन्हें हम गरजती चालीसा कहेंगे, 50 डिग्री के पास इनको भयंकर 50 या प्रचंड 50 कहते हैं, 60 डिग्री के पास इन्हें चिकती 60 कहते हैं। और ये सब किनके कारण अधिक प्रभावित नजर आता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सागरों की अधिकता या जलीय क्षेत्र की अधिकता होती है, इसके कारण यह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या स्पष्ट रूप से इनका प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। ठीक है। तो ये हो गए पछुआ पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जो मैंने बताया। फिर मिलते हैं आगे इसी तरह एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ, या इसके अगले वाले भाग पवन को, जैसे ध्रुवीय पवन है और सारे पवनें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।